पहले तो 1.5 लाख में निकल रहे बचा। ओए भाई इंडिकेटर देते हैं यार। तो ये देखो ना, शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, ये देखो, ये मैंने डाउन शिफ्ट कर दिया, ये मैंने डाउन शिफ्ट कर दिया, ये मैंने अप शिफ्ट कर लिया। मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस करा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले गियर में तो ये यूँ लगा लो आगे से उठाने को तैयार रहती है। थोड़ा चढ़ने उतरने में दिक्कत तो लगी होगी। चढ़ने उतरने में ऊंचा है, हाँ, वजनदार आदमी नहीं बैठ सकता, हाँ, उसको चढ़ने उतरने में दिक्कत होगा। ठीक है। इवन एक चीज़ और सुन लो, मतलब जितने भी टाइम मैंने बाइक चलाई भाई रेडिएटर ऑन नहीं हुआ है, आप समझ रहे हो। वेलकम टू समीरफिकेशन। बस भाई रिव्यू दूंगा मैं इसका, बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपने इतनी सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली हैं एंड कुछ तो बैक टू बैक शूट करी है मैंने, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी। मैं ये न्यू जेन वाली KTM ड्यूक 250 चला रहा हूँ। क्या बाइक है यार ये, मतलब अगर एक वर्ड में आप मेरे से पूछो भाई ले सकते हैं, मैं कह सकता हूँ अगर आप मतलब आपका ऑब्जेक्टिव जो होगा उसको आपको पता होगा कि आपको किस सेगमेंट की बाइक चाहिए और वो किस कैटेगरी में स्टैंड करती है। अगर आपको ये क्लैरिफाई है तो आप आंख बंद करके ले सकते हो, बाइक में कोई भी कमी नहीं है। एक वर्ड का रिव्यू ये हो गया। अब बात करते हैं डिटेल में सारी चीज़ों की, फ्यूल एफिशिएंसी, राइड एंड हैंडलिंग, सिटी हाईवे राइड क्वालिटी कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, सीट कंफर्ट कैसा है और लाइट्स कैसी हैं, एर्गोनॉमिक्स कैसे हैं। यही होता है रिव्यू में आई थिंक। अगर और कुछ होता होगा तो फिर वो जो जर्नलिस्ट लोग हैं शायद वो बता सकते हैं। इंजन कैसा है और कंस्ट्रक्शन कैसा है गाड़ी का। तो इसमें ऑल न्यू 250 सीसी का इंजन आया है, जो कि पुराने वाले से बिल्कुल नया है, पहले वाले से उसका कोई लेना देना नहीं है। एंड जो पावर ये बनाता है, बहुत ज़्यादा नंबर फिगर और स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि इस बाइक को आए हुए हो गया है लगभग 1 महीना, ज़्यादा ही हो गया होगा, तो आपको पता चल गया होगा, सबकी वीडियोज़ में आपने देख लिया होगा। तो अराउंड 30 bhp बनाता है, 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है। और ये ऐसे कभी कभी इंजन स्टॉल भी हो जाता है, मतलब ये दूसरी या तीसरी बार हुआ होगा, बट नॉट द बिग प्रॉब्लम। तो जो इंजन है वो सो पहले आता था DO80, अब आता है SO80। मैंने पुरानी वाली नहीं चलाई है, लेकिन मैं एक बात आंख बंद करके कह सकता हूँ कि इसमें भी भाई कहीं से भी आप कोई नुक्स नहीं निकाल सकते इंजन में। अगर आप बात करें उसके वाइब्रेशन की, हार्सनेस जो होता है, NVH लेवल जिसको बोलते हैं, आवाज़ में खटर पटर आ रहा हो। SO80 से बेसिकली 2 हेड के ऊपर 2 कैम शाफ्ट होते हैं, उसको DO80 बोलते हैं। इसमें सिंगल ओवर हेड कैम शाफ्ट है, तो SO80 इसको बोलेंगे। उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इवन की परफॉर्मेंस वाइज भी मैंने सारे एक्सेलरेशन रन मारे। कंपेयर करना आपका काम है, कौन सी फास्ट थी कौन सी स्लो थी। वो आप पुरानी वाली मैंने चलाई ली है, तो मैं क्यों झूठ बोल दूँ कि पुरानी वाली से स्लो है या फास्ट है। तो मेरे को तो भाई कहीं से परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं हुई। फील की बात ज़्यादा करूँगा मैं इस वीडियो में कि मेरे को चलने में कैसे फील हुई गाड़ी, ना कि ओवरऑल जो भी होता है। मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस करा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले गियर में तो ये यूँ लगा लो आगे से उठाने को तैयार रहती है, सो आप समझ सकते हो इससे कि पावर कितनी है। हाँ, लेकिन आप नॉर्मली 150-200 सीसी से शिफ्ट कर रहे हो इस पर, तो आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत तगड़ी पावर मिलने वाली है, चाहे वो इनिशियल पावर हो, चाहे वो हाई एंड हो, मिड रेंज हो। अब इन बाइक्स में हाई कंप्रेशन इंजन होता है, तो इसका जो लो एंड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसके केस में भी ऐसा ही है, लेकिन इतना भी नहीं है। अब जैसे कि मैं ट्रैक्टेबिलिटी की वीडियो बनाई है मैंने, देखो 30 की स्पीड में 4थे गियर पे मैं चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अब आप इसको 6ठे गियर में सोचो डाल के 30-40 पे चलाओ, तब तो जाहिर सी बात है इंजन नॉक करेगा। अभी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। 4थे गियर में मिनिमम 30 ले गया था मैं, मक्खन तरीके से चल रहा है। इससे अगर मैं अब भी कर दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 5वें गियर में तो भी 36 पे चल रहा है, इंडिया गेट के सर्कल पे हूँ मैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो अब वो डिपेंड करता है आप कैसे चला रहे हो। आप इसको ऐसे नहीं चलाओगे, आप तीसरे गियर में जाहिर सी बात है 30 की स्पीड में आप तीसरे-4थे गियर में ही रखोगे बाइक को, तो वो रहता है। अब कोई एकदम ही ठान ले नहीं भाई मेरे को रॉयल इनफील्ड की तरह चलाना है, 5वें गियर में डाल रहे हो और एकदम ही लो स्पीड पे चल रहे हो, तो वो भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वो रॉयल इनफील्ड ज़्यादा अच्छा करती है, ये उस जगह पे थोड़ा सा जो है वो लैग करेगी, बट अपने जगह पे हाई कंप्रेशन इंजन के हिसाब से बहुत तगड़े इंजन परफॉर्मेंस है। आपको कहीं भी ऐसा स्लो नहीं लगेगी। और अगर आप इसको मिड रेंज में रखेंगे तो आपको ये मज़ा सही दे देगी। मिड रेंज बोले तो 3000 RPM से लेके 6-5-6-7 RPM पे, टॉप एंड जो होता है वो अबव RPM होते हैं 6-7 हज़ार से अबव वाले। अब देखो ब्रेकिंग की भी बात कर लेते हैं। ब्रेकिंग काफ़ी सुपीरियर है, आगे बहुत बड़ा सा रोटर मिलता है 320 mm का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। पीछे का रोटर छोटा है, बट दैट्स नॉट द इशू, कोई भी इशू नहीं आती है। ब्रेकिंग मेरे को गजब की लगी, जहाँ मेरे को बाइक रोकनी थी वहाँ रुकी है। तो मेरे एक्सपीरियंस में जितनी मैंने चलाई है, कितनी चलाई है मैंने, अराउंड 300 किलोमीटर चलाई है, तो उसमें मेरे को कोई भी इशू नहीं आया है ब्रेकिंग के डिपार्टमेंट में। आगे पीछे डिस्क आता है और डुअल चैनल EBS आता है, पीछे का आप बंद भी कर सकते हो, मैंने ऑन करके ही चलाया है मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसमें आप ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करके मैप वगैरह चला सकते हो। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने नहीं चलाया, बट मेरे को नीड लगी नहीं, क्योंकि दिल्ली में मेरे को सारे रास्ते
बताएं। हाँ, अगर आपके लिए कोई शहर नया है तो आप इसको टर्न बाई टर्न नेविगेशन यूज़ कर सकते हो, और म्यूज़िक वगैरह में भी ये जो है वो आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे जो 4 बटन है, इससे आप चेंज वगैरह कर सकते हो, रिज्यूम पॉज वगैरह कर सकते हो। हेडलाइट की बात करते हैं, और आप देख सकते हो रोड पे पूरा अंधेरा है। जो भी रोशनी है इसी बाइक की है, हेडलाइट की है। ये हाई बीम है, ये लो बीम, हाई लो। ये स्प्लेंडर वाला भाई पास करा है, इसकी हेलोजन लाइट है, बट ये है कि रोशनी अच्छी है। लाइक ठीक है, आपका काम जो है वो मतलब चला देगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी कोई फॉग वॉग नहीं जम रहा है, पड़ रही है, सर्दी का ही टाइम है। एंड उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लाइट्स आर प्रिटी मच वेल। देख सकते हो आप हाई बीम कहाँ तक जा रहा है पेड़ पे, एंड पूरे रोड पे जो है वो सिर्फ बाइक की ही लाइट है। तो इसमें आपको जो है वो आइडिया लग जाएगा कि कैसी बाइक की लाइट स्प्रेड हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा दिन कर देगी, जैसी बाइक्स में आपको चाहिए होती हैं, उजाला जितना आपको चाहिए होता है। सिटी में मैंने इसको मोस्ट ऑफ द टाइम चलाई है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद क्या रहता है बचा, ओए भाई इंडिकेटर देते हैं यार। सो उसके बाद जो आपका रहता है वो रहता है हैंडलिंग कैसी है। 150 की स्पीड पे मैं इसको भगा रहा था कल यमुना एक्सप्रेसवे पे, सुपर स्टेबल बाइक चल रही थी। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बोल रही है मेरे को स्लो कर लो, मैं खुल जाऊंगी, या मैं टायर जो रॉयल इनफील्ड को आप 80 से ऊपर ले जाओगे तो कांपने लगती है। वो चीज़ इसमें कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो हैंडलिंग के डिपार्टमेंट में भी मेरे को कोई शिकायत नहीं लगी। टॉप स्पीड इसकी मैंने क्लॉक करी है अराउंड 152 153 के अराउंड। किसी लोगों मतलब वही डिपेंड करता है, बॉडी वेट सबका अलग अलग है। ये कितने की निकल रही है भैया? ये 2,80,000 रुपये की ऑन रोड है। 2,80,000? हाँ, ऑन रोड। पहले तो 1.5 लाख में निकल रही। अच्छा, इसमें आपका 125 सीसी भी आती है, वो 2 लाख रुपए की है। सबसे सस्ती KTM वही है 2 लाख रुपए की। सबसे महंगी तो फिर 20-30 लाख रुपए की भी आती है, जो कि इंडिया में नहीं आती है। अच्छा। हाँ, इंडिया में जो सबसे महंगी आती है वो 4.5-5 लाख रुपए की आती है। 390-400 सीसी का इंजन आता है उसमें। बाकी अगर किसी को इंपोर्ट करानी है, कोई मोटा पैसा वाला है, 20-30 लाख रुपए की बाइक ले रहा है, वो मंगवा सकता है, लेकिन शोरूम में मतलब खड़ी नहीं रहती, मंगवानी पड़ेगी आपको। ये 250 सीसी है। तो भाई हाँ ये अटेंशन आपको मिलती रहती है ऐसे। और लोग थोड़ा सा नया शेप है ना, पुरानी वाली को भी लोग देखेंगे तो लोगों को नहीं लगती है। और कलर इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक ये है और एक और है, स्क्रीन पे देख लेना, मैंने दोनों ही चलाई है। आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप एकदम ही इनसेन पावर चाहते हो, मैडनेस चाहते हो अपनी बाइक में, तो आप आराम से 390 जो कि प्रैक्टिकली बोले नंबर्स में तो 400 सीसी का इंजन है उसमें, उसकी तरफ जा सकते हो, जो कि इससे 3 लाख यार भूल रहा हूँ मैं, मतलब 3,70,80,000 रुपये की होनी चाहिए। तो टेक्निकली वो 1 लाख रुपये महंगी है 250 सीसी वाली से, जो मैं अभी चला रहा हूँ। तो दोनों ऑप्शन है। फ़र्क क्या है उसमें, ये TFT वगैरह आता है और ऑब्वियसली पावर उसकी ज़्यादा है। एंड मतलब ये थोड़े मोटे चेंजेस है, कोई कंस्ट्रक्शन में चेंज नहीं है, कोई ऐसे डिज़ाइन में मेजर चेंज नहीं है। आगे DRL दे रखी है उसके हेडलाइट के अराउंड में, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ आप सिर्फ लुक्स के वजह से आप उसको लो या इसको लो, वो आपको पॉइंट नहीं रहेगा। हाँ, पावर चाहिए, आप डेफिनेटली उसकी तरफ जो है वो जा सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि हैंडलिंग बता रहा था मैं। हैंडलिंग भाई देखो, मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे को कोई इसमें समस्या लगी है जो कि बाइक में नहीं है, वो मेरी स्टांस में है, जो बॉडी का पोस्चर होता है वो बस सेटिंग में लगी है। क्योंकि मेरे को बुलेट चलाने की आदत है, तो बहुत लंबे रन में मेरे पिछवाड़े में बैक में पेन होने लगा था। वो क्यों होने लगा था? क्योंकि इसकी सीट थोड़ी फर्म है, स्टिफ है, और अपन जो बुलेट वाले क्रूज़र वाले बंदे होते हैं या जो हिमालयन टाइप का स्टांस जिनको पसंद होता है, वो इस टाइप पे बाइक पे बैठेंगे इनिशियली तो दिक्कत होती है। हाँ, थोड़े टाइम बाद अडेप्ट कर लेते हैं आप लोग, बट ऐसा मेजर दिक्कत नहीं है कि हाँ आपको एकदम ही रुला मारेगी। वो मेरी आदत पड़ी हुई है इसकी, तो मेरे को सीट थोड़ी सी स्टिफ लगी, फर्म लगी। सस्पेंशन की भी बात कर लेता हूँ, सस्पेंशन भी काफ़ी कमाल के हैं। सिटी के जो भी गड्ढे होते हैं, अगर ख़राब पैजेस होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, उनको ये एकदम बेहतरीन तरीके से ले लेता है। बाइक इधर से उधर नहीं जाती है, आपकी हड्डियाँ नहीं हिलती हैं, ये कोई चीज़ें टकराती नहीं है बैग में जो आपकी रखी रहती हैं। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं सस्पेंशन की बात। और देखो बिल्ड क्वालिटी तो सुपीरियर है, उसमें तो बोलना ही नहीं है कुछ। इवन अभी जितने भी प्रोडक्ट बना रहा है, ये KTM हो गया या स्पीड 400 वाली जो बाइक है ट्रायम्फ की, एकदम सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी के साथ आ रही हैं ये, इनमें भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती है। टिकट तो पता ही है ना, इसके अंदर मिल जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ बताइए, पीछे की सीट कैसी लगी? कंफर्टेबल है या थकान हो गई? सही है, कंफर्टेबल है। पक्की बात, जेन्युइन रिव्यू, मतलब अगर दर्द हुआ तो बता दिएगा कि दर्द, मतलब लंबे रन में नहीं बैठ सकते या बैठ सकते हैं?
इतना मतलब थोड़ा चढ़ने उतरने में दिक्कत तो लगी होगी। चढ़ने उतरने में ऊंचा है, हाँ वजनदार आदमी नहीं बैठ सकता, हाँ उसको चढ़ने उतरने में दिक्कत होगा। ठीक है, और बाकी तो ठीक है, बाकी ठीक है, हल्के आदमी चढ़ जाएंगे, उतर जाएंगे। ठीक है ऊंची है। ठीक है, मतलब ये है कि हाँ बैठ सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं। चलिए, इतनी सारी बात हो गई तो 2-4 कमेंट ऐसे भी आ जाएंगे, भाई हीटिंग का इशू है क्या, कोई हीटिंग का इशू बता दो। ओल्ड दिल्ली में चला रहा हूँ मैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकला था और ऐसा ही ट्रैफिक मिल रहा है मेरे को, बम्पर टू बम्पर वाला। और ये है, आज है 20 नवंबर है, और 20 नवंबर को भी जो है वो कोई भी मेरे को मतलब मौसम अच्छा हो रहा है तो हीटिंग इशू नहीं लगी है। बेचारे भाइयों का विदाउट हेलमेट का चालान हो गया, बट अच्छा लगा कि वो हैप्पीली कटवा रहे थे। सो नेक्स्ट टाइम से अगर हेलमेट ना पहने तो उन्हीं की गलती है चालान कटवाने के बाद भी। लोकल्स होते हैं ये भी बेचारे, इन्हें लगता है अरे यार चलो ऐसे ही, बट रूल तो रूल है ना। हाँ, मैं आपको हीटिंग का बता रहा था, तो देखो ओल्ड दिल्ली से निकल गया मैं, और थोड़ी ठंड है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही बर्फ़ वाला सीन है। लेकिन हाँ, मेरे को भाई कोई इशू नहीं लगा कि हाँ पैर जल रहे हैं मेरे, या ऐसा कोई पॉइंट जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँ हीटिंग से रिलेटेड। इवन एक चीज़ और सुन लो, मतलब जितने भी टाइम मैंने बाइक चलाई भाई रेडिएटर ऑन नहीं हुआ है, आप समझ रहे हो। अब 100-150 पे हुआ हो तो वो चल के बंद हो गया, वो आवाज़ नहीं आई मेरे को। लेकिन जब आप नॉर्मली जिस तरीके से चलाते हैं, रेडिएटर ऑन नहीं हुआ है भाई। मतलब रेडिएटर तभी ऑन होता है जब इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और कूल डाउन करना होता है। रेडिएटर का मतलब यही है कि उसका जो कूलेंट है वो सर्कुलेट होकर ठंडा होता है उसमें। तो रेडिएटर ऑन नहीं हुआ है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हीटिंग शॉर्टेड है। हाँ, क्विक शिफ्टर मतलब यूँ लगा लो अंडर 3 लाख अगर आपको क्विक शिफ्टर चाहिए। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा किसी बाइक में आता है। क्रूज़ कंट्रोल, इसमें क्रूज़ कंट्रोल तो नहीं है, एंड मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत ऐसी बड़ी डील ब्रेकर वाली चीज़ है। राइड बाय वायर है, क्विक शिफ्टर है, क्लच बहुत लाइट है, तो इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिटी में चला लो, हाईवे में चला लो। और क्विक शिफ्टर है तो ये देखो ना, शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, ये देखो, ये मैंने डाउन शिफ्ट कर दिया, ये मैंने डाउन शिफ्ट कर दिया, ये मैंने अप शिफ्ट कर लिया। मतलब ये लगा लो 50-60 पे कर रहा हूँ, और जितने हायर आरपीएम पे हायर स्पीड में होगी और मक्खन तरीके से होता है, पता ही नहीं चलता है कि आपने क्विक शिफ्टर यूज़ करा है गियर शिफ्ट करने के लिए। तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है क्विक शिफ्टर। इसका अगर आप मेरे से रिव्यू लेना चाहोगे तो एक ही वर्ड है मेरे लिए, एक नंबर है भाई, लाजवाब है। कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को क्विक शिफ्टर में। देखो मैंने, आदत तो है क्लच पे हाथ जाने की, लेकिन ये देखो, ये मैंने तीसरे से दूसरा वो करा है, पहला दूसरा तीसरा में भी हल्का सा आपको हार्ड लगे। कोई सुपर बाइक तो है नहीं है, ना ही उसने पैसे की आ रही है, बट उसके अलावा मतलब एकदम स्मूथ है। अब शिफ्ट तो ऐसे करता है कि पता ही नहीं चलता है। मैं ये नहीं कह रहा आप थ्रॉटल ब्लिप करो, थ्रॉटल ब्लिप करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। क्विक शिफ्टर का मतलब यही होता है कि आप वो क्यों करोगे, थ्रॉटल ब्लिप करके तो आप नॉर्मल बाइक में भी वो कर सकते हो। जैसे ही आप एक आरपीएम पे हो गए ना और आपने वो गियर चढ़ाया है उतारा, बाइक अपने आप सेंस कर लेती है। ये मेरा हाथ ऐसे हो रहा है, लेकिन ये देखो अब नहीं करूँगा मैं। ये देखो तीसरा, ये देखो चौथा, पाँचवा, तो चौथा, पाँचवा, छठा एकदम स्मूथली लगता है। और ये देखो मैंने छठा भी लगा दिया 60 पे। एक नंबर क्विक शिफ्टर है भाई, एक नंबर चीज़ है। हॉर्न अच्छा हो सकता था यार, चलो कोई बात नहीं, वो माफ़ है, क्योंकि हॉर्न बहुत लाउड दे देंगे तो ये अपने इंडिया में लोगों की आदत है पैं पैं करके सर दर्द कर देते हैं। तो ये है। अब देखो ये डाउन शिफ्ट करा है मैंने, हाथ इसलिए हटा रखा है ताकि आपको इन्हें लगे मैं क्लच दबा रहा हूँ, ऐसे पकड़ लेता हूँ ना। ये देखो, ये डाउन शिफ्ट करा मैंने, और ये करी भाई तुम्हारे भाई ने बाइक लीन, मतलब लीन नहीं है, हाँ हल्की सी लीन करी थी। और ये देखो 5 में से छठा, क्या स्मूथली लगाया है मैंने क्विक शिफ्टर। बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, दिल खुश कर दिया इसने मेरा। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम कोई बाइक रिव्यू कर रहा हूँ जिसमें क्विक शिफ्टर आता है। वीडियो में भी आई थिंक था, याद नहीं आ रहा है मेरे को, क्योंकि हो गया उसको भी चलाए हुए 1.5 साल, बट याद नहीं आ रहा है मेरे को अच्छे से। जाम में भी चला ली है भाई, जाम में तो खैर पहले भी चलाई थी, लेकिन ऑन कैमरा जाम में चलाई है। और थोड़ा यहाँ कंट्रोल अच्छा था हमारा, नहीं तो क्रैश हो जाता। अरे भैया, लाइट है ना बाइक, फ्लिकर करना ईजी रहता है। लाइट मोटरसाइकिल से तात्पर्य हमेशा यही रहता है कि उसको चलाने में आसानी होगी आपको। रॉयल इनफील्ड्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं, लेकिन वो वेट मतलब कहीं पॉजिटिव है तो कहीं नेगेटिव है। स्टेबिलिटी अच्छी रहती है, हालांकि स्टेबिलिटी इसकी भी बेकार नहीं है, लेकिन लाइट होने से फ्लिकर करना, मनूवरेबिलिटी
अब इधर से इधर आने में मेरे को यूँ लगा कि कुछ भी नहीं है, इट्स एन ईजी जॉब। देख रहे हो, मतलब पतले पतले रास्ते से निकल जाती है बाइक्स, कॉम्पैक्ट इतनी है। और फिर ब्रेकिंग अच्छी होती है तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ कितने पतले रास्ते से निकाल लूँगा मैं, और अगर ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ी तो रुक जाएगी मेरी बाइक। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। वहाँ पे ये बहुत कमाल परफॉर्म कर रही है ऐसी सिचुएशन में। फिकर करना हो, हैंडलिंग हो गई हो, इवन की जो राइडिंग पोस्चर है ये भी काफ़ी कमांडिंग है। तो आपको एकदम ऐसा व्यू देता है कि हाँ एकदम हाथ में है आपके बाइक। और पीछे का सीट का रिव्यू मैंने आपको भैया से ही दिलवा दिया। मैंने कहा यार ये कैंडिडेट लगेगा, भैया से ही पूछ लेता हूँ। मैं जो पूछ के बताऊँगा उससे आपको मे भी ये लगे कि मैं ज़्यादा तारीफ़ फेल रहा हूँ, KTM ने बाइक दे दी है तो। बट ऐसा नहीं है भाई, जो चीज़ें हैं वो हैं। अब जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी मैंने बोला। हाँ ये है कि मैंने 3-4 दिन ही चलाई है बाइक को, तो अब आप मेरे से लॉन्ग टर्म रिपोर्ट मांगने लगो भाई, मेंटेनेंस कैसा है, सर्विस कैसी है, तो उसमें मैं आपको एकदम वो नहीं बोल सकता। हाँ इतना पता है कि हल्की सी हायर साइड पे है KTM की। अगर आप आरी जैसी बाइक से आएंगे, स्विच करेंगे, तो फिर वो ये डिपेंड करता है कि आपके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो कौन से डल रहे हैं सर्विस में। लेकिन हाँ यूँ लगा लो, अगर आपकी रॉयल इनफील्ड की सर्विस हो रही है नॉर्मल सर्विस, ऑयल चेंज, फ़िल्टर चेंज वाली 2-2.5 हज़ार रुपये की, तो उसकी होगी 3.5-3 हज़ार रुपये की। मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड को पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, कूलेंट वगैरह होता है इसमें। और फिर ब्रेक पैड्स वगैरह महंगे आते हैं, क्योंकि वही है, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी मिल रही है और वो आपका ऐसी चीज़ है कि वो आप मतलब घिस रहे हो टाइम टू टाइम, तो वो फिर महंगी भी आएगी। तो वो एक चीज़ है। बट मुझे नहीं लगता आप जब ये बाइक लेंगे तो उससे आपको कोई दिक्कत होगी। बाकी राइड बाय वायर है तो मज़ा आता है, थ्रॉटल बहुत ऐसे क्रिस्प लगता है। कितना लंबा जाम है यार, लग रहा है मेरा रिव्यू नहीं फिल्म बनने वाली है पूरी। सीट हाइट वगैरह का वीडियो मैंने बनाया अलग से डैट के साथ, वो आप देख सकते हो अगर आपकी हाइट कम है और आपका कंसर्न है यार मैं चला पाऊँगा नहीं चला पाऊँगा। देखो 800 mm सीट हाइट इंडिया की नेशनल सीट हाइट है। जिस बाइक में है वो कोई भी हाइट का बंदा कंफर्टेबली चला सकता है, ऐसे समझ लो। ये मैं इस बात की वो मैं दे रहा हूँ। हाँ अब एकदम स्किल नहीं है यहाँ पे, वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। लेकिन हाँ अगर आप जानते हो हाउ टू राइड मोटरसाइकिल, आप एकदम जो है उसको चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। और डार्ट सेट आई थिंक इसको रैप करने का टाइम आ गया है। फ्यूल टैंक 15 लीटर का इसका, तो अच्छी खासी रेंज निकल के आ जाएगी। अगर ये आपको 35 का भी माइलेज दे रही है तो 15 × 35, बाकी मैथ मेरी अच्छी नहीं है, कैलकुलेशन आप कर लेना। सिविल लाइंस आ गए हैं हम। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो बढ़ाई गई हैं, जो चेंजेस हुए हैं। चेंजेस की व्यवस्था मैंने कर ली थी। इवन की मिरर वगैरह की जो क्वालिटी है भी काफ़ी अच्छी है, द फिट एंड फिनिश है, एंड जो बिल्ड है तो उसमें आपको, अरे यार उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब लंबे टाइम में कैसे चलेंगे वो तो थोड़ा सा देखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो मैं KTM का ओनरशिप रिव्यू बना दूंगा, जो पुरानी वाली जनरेशन यूज़ कर रहे होंगे कि उनका क्या वो है। जैसे एक करोल बाग में मेरे को भाई मिले थे, उन पर 200 थी, तो वो बता रहे थे कि अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मतलब खुश थे वो, हैप्पी कस्टमर थे KTM के। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कोई नेगेटिव फ्लॉ दिखा नहीं है मेरे को। बस ये है कि अपनी जो प्रोडक्ट है उस पर ऐसा ही अच्छे बने रहें तो मज़ा सही आता रहेगा। फिर तो आपको अच्छे अच्छे बाइक्स इनकी इंडिया में देखने को मिलेंगी। 390 भी अपग्रेड हो गई है। अगर उसका मीडिया यूनिट दिल्ली में आया तो उसका रिव्यू भी मैं जल्दी करूँगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये आधे घंटे की हो गई होगी तो माफ़ी, पता नहीं यहाँ तक कोई देख भी रहा होगा कि नहीं देख रहा होगा। और अगर देख रहे हो तो यार दिल से आई लव यू, थैंक यू सो मच, आप इतना सपोर्ट करते हो। बाइक वाली जनता इधर उधर हो जाती है क्योंकि बहुत इनकन्सिस्टेंट हूँ मैं बाइक के कंटेंट को लेके। चलो खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में। नमस्कार, राम राम, एंड जो जे और क्या होता है और क्या होता है, केम छो। हाँ सर के ऊपर से चले जा मेरे भोसड़ी के। चलो बाय।